अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अल्लाह पाक के फजलो करम से खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये मेरी सेकंड वीडियो है और इसके अंदर मैं आपको चैप्टर नंबर 2 के बारे में बताऊंगा और चैप्टर नंबर 2 का नाम है मेजरमेंट। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी पिछली वीडियो जो है जो कि चैप्टर नंबर 1 के बारे में थी वो काफ़ी अच्छी लगी होगी, क्योंकि उसके अंदर मैंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल के अंदर बताया था। तब भी वो वीडियो थोड़ी ज़्यादा तवील हो गई थी। तो उम्मीद है मुझे कि ये ज़्यादा वीडियो बड़ी ना हो, लेकिन अगर बड़ी हो भी जाए तो ये आपके लिए आसानी है कि मैंने काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको इन चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन किया। तो चलिए बढ़ते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए अपने टॉपिक की तरफ। इस चैप्टर के अंदर भी इसी तरह जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के हवाले से दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट मौजूद हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इसके अंदर कुछ चीज़ें मार्क की हुई हैं जो कि ऑब्जेक्टिव के हवाले से हमारे काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहले पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। तो इसको अगर आप पढ़ लेंगे एक मर्तबा तो आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी। आप लोग करें बताऊं क्या, अगर आपको मुश्किल हो रही हो ऑब्जेक्टिव फाइंड आउट करने में, आपको कोई इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव नहीं मिल रहे हों, तो आप करें ये कि सबसे पहले आपने क्या, थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी। कहीं से भी कोई भी ब्लैंक आएगी आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आपने करना ये है, एक हाइलाइटर लीजिए और बुक को शुरू से, यानी जिस चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं उसको स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू कीजिए और उस चैप्टर के आखिर तक, एंड की लाइन तक पढ़ें और उसके अंदर जो भी चीज़ आपको इम्पॉर्टेंट लगती है उसको हाइलाइटर से मार्क करते जाएं। अगर कुछ नहीं समझ आता अपने टीचर से पूछिए, अपने फ्रेंड से पूछिए। तो इस तरह ये होगा कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव के हवाले से इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपके सामने आती जाएंगी। वैसे ये मेरा आपके लिए छोटा सा मशवरा था। और जो आपके लिए, अगर आप नहीं कर सकते, आपको मुश्किल है, तो मैं आपको बताऊंगा। ये देखें मेरे साथ, ये वीडियो इसीलिए मौजूद है कि आप मेरी इस वीडियो को देखें और एंड तक देखें ताकि आपके लिए कोई मुश्किल पेश ना आए। तो बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। इस टॉपिक की पहले पैराग्राफ के अंदर मेजरमेंट जो चैप्टर है हमारा, इसके अंदर इसके जो पैराग्राफ है इसके अंदर कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई हैं। अगर आप इनको पढ़ लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी आगे चलकर इसके जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने में। ये देखिए यहाँ पर एक ब्लैंक मौजूद है हमारे पास, मैंने हाईलाइट की है। द लीस्ट मेजरमेंट that this scale can make correctly is 1 centimeter. This least measurement is called least count of the scale. अब ये किस स्केल के बारे में बात की जा रही है, जब आप ये पूरा पढ़ेंगे पैराग्राफ तो आपको समझ आएगी कि ये ब्लैंक इस तरह से इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अब इसको दिस स्केल लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये इस तरह तो नहीं आएगा। अब ये इस तरह कर सकते हैं बोर्ड के पेपर के अंदर कि वो इसको उसके हवाले से पूरा बनाकर ब्लैंक को फिर वो आपको दें। तो ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट भी हो सकती है, आसान भी हो सकती है। जब आपने पूरा पैराग्राफ पढ़ा होगा तो आपके लिए आसानी हो जाएगी इस ब्लैंक को सॉल्व करने में, इसका आंसर लिखने में। अब बढ़ते हैं अगली ब्लैंक की तरफ। ये देखें, इसके बाद जो सेकंड पैरा है उसके अंदर लिखा है, in order to measure the small length like the thickness of a thin glass slab, the radius of thin wires used in laboratories etc., we use vernier calipers or micrometer screw gauge. They can measure correctly up to 0.1 millimeter or 0.01 centimeter and 0.01 millimeter or 0.001 centimeter respectively. अब ये आपके पास ब्लैंक बनकर आ सकती है कि वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज जो है ये कितने रेडियस में, यानी कितना मेजर कर सकते हैं, कितने मीटर से लेकर मिलीमीटर से लेकर सेंटीमीटर तक कितना ये मेजर कर सकते हैं। और ये जो मेजरमेंट करते हैं इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं लीस्ट काउंट। और ये लीस्ट काउंट की डेफिनेशन भी आपसे पेपर्स के अंदर पूछी जा सकती है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको एक नज़र देख लें। फिर बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ, फिज़िकल क्वांटिटीज़। इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले बढ़ते हैं फंडामेंटल यूनिट्स की तरफ। द यूनिट्स टू एक्सप्रेस फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आर नोन एज फंडामेंटल यूनिट्स। ये आपके पास ब्लैंक के तौर पर आ सकता है। इससे थोड़ा सा पहले बढ़ें तो यहाँ पर लिखा है, In physics, length, mass and time are supposed to be the main fundamental quantities. ये मेन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं जो हमारे आम तौर पर ज़िंदगी में इस्तेमाल होती हैं।
इनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहते हैं। सिंस साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड have recognized that all physical quantities in mechanics can be expressed in terms of these fundamental quantities. To measure a physical quantity, we need a certain unit. So the unit to express fundamental quantities are known as fundamental units. ये देखें, आपके लिए एक डेफिनेशन यहीं से तैयार हो गई और आपको कोई मुश्किल नहीं आई। इन 4-5 लाइनों को आप पढ़ लेंगे तो आपको खुद ही डेफिनेशन मिलेगी और आप खुद आराम से पेपर के अंदर लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ दैट आर डिराइव फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स आर कॉल्ड डिराइव यूनिट्स। अब वो फिजिकल क्वांटिटीज़ जो कि हमें मिलती हैं फंडामेंटल यूनिट से, वो कहलाती हैं डिराइव यूनिट्स। उनको हम कहते हैं डिराइव यूनिट्स। तो ये आपके लिए एक और डेफिनेशन तैयार हो गई। मेजरमेंट मीन्स द कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विद द स्टैंडर्ड टू सी हाउ मैनी टाइम इट इज़ बिग और स्मॉल एज कंपेयर टू द स्टैंडर्ड। ये देखें, ये आपके पास एक मेजरमेंट की 2 लाइनों की डेफिनेशन, बेहतरीन डेफिनेशन तैयार हो गई। तो अगर आप इस तरह से मेरी वीडियोस को देखेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी याद करने में। इम्पॉर्टेंट चीज़ों को लिख लें या करें। अगर आपके पास कोई रजिस्टर और पेंसिल पेन है, उनको साथ रखें मेरी वीडियो देखते हुए और उसको मार्क कर लें, लिख लें, ताकि आपके लिए आसानी हो। अ सेट ऑफ फंडामेंटल एंड डिराइव यूनिट्स इज़ नोन एज अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये देखें, ये भी एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ब्लैंक के अंदर आ सकती है। अब बढ़ते हैं आगे। इस पैराग्राफ के अंदर कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। देयर आर 3 systems of unit being used in scientific work. In the CGS system, centimeter, gram and second are the fundamental units for length, mass and time respectively. International system of unit is abbreviated as SI from the French Lie system international D unites. ये देखें, ये जो है ये आपके लिए ब्लैंक के अंदर आ सकता है कि इसको फ्रेंच के अंदर किस तरह प्रोनाउंस करते हैं, क्या लिखा जाता है। बुक के अंदर जो कि मौजूद है, तो इसके लिए ये नहीं कहा जा सकता कि ये ना आए, ये आ सकता है और ये इम्पॉर्टेंट भी है। अगर आप ये पैराग्राफ पढ़ लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी इस पैराग्राफ को समझने में और इसके अंदर जो MCQs हैं उनको अटैम्प्ट करने में। आगे बढ़ते हैं। SI system of unit is convenient for scientific work and provides a simple method for calculations. SI सिस्टम जो है तो हमारा नॉर्मल सिस्टम जो चलता है यूनिट्स का, उसे हम SI सिस्टम कहते हैं। और जो हमारा नॉर्मल सिस्टम है उसके अंदर SI यूनिट्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम इज़ एन ओल्ड सिस्टम। ये एक ओल्ड सिस्टम है ब्रिटिश इंजीनियरिंग का। इन दिस सिस्टम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आर लेंथ, फोर्स एंड टाइम। देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है लेंथ, फोर्स एंड टाइम। ये पहले इस्तेमाल होती थी ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम के अंदर, अब यूज़ होती हैं सिस्टम इंटरनेशनल्स जो यहाँ पर है ये अब यूज़ होता है और इसके अंदर लेंथ, फोर्स और टाइम नहीं है। तो इस तरह से ये बनकर आपके पास सब्जेक्टिव के अंदर आ सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया कुछ चीज़ों के बारे में, इसका शॉर्ट रिव्यू लेते हैं। ये देखें, ये पैराग्राफ जो था यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपके पास इंपॉर्टेंट था ऑब्जेक्टिव के लिए और इसके अंदर जो चीज़ इंपॉर्टेंट थी सब्जेक्टिव के लिए वो था लीस्ट काउंट की डेफिनेशन। फिर आ गए हम इस पैराग्राफ पे। इस पैराग्राफ के अंदर आपके पास ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के हवाले से ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। इसके अंदर कुछ चीज़ें सब्जेक्टिव के हवाले से इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस बन सकती हैं इसके अंदर और ऑब्जेक्टिव भी बन सकते हैं। फिर आ जाते हैं इस पेज पर। इस पेज के अंदर भी आपके पास यहाँ पर ये देखें डेफिनेशन मौजूद है, ये आप कर सकते हैं और ये सब्जेक्टिव में भी आ सकती है। फिर ये पैराग्राफ भी इम्पॉर्टेंट है, उस सब्जेक्टिव के हवाले से नहीं बल्कि ऑब्जेक्टिव के हवाले से इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको कोई ना कोई इसके अंदर से ब्लैंक ज़रूर मिलेगी। ये मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप ढूंढें कि इसके अंदर से कौन सी ब्लैंक इम्पॉर्टेंट है। फिर ये कुछ यहाँ पर मल्टीपल्स यहाँ पर कुछ गिवन है मीटर, सेकंड और किलोग्राम के, और मल्टीपल्स के भी सब मल्टीपल्स भी गिवन हैं। तो अगर आप इनको भी पढ़ लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी और ये आ सकते हैं पेपर के अंदर। और ये देखें 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर 3 मीटर यानी 1000 मीटर।
तो इन दोनों को आप कर लेंगे तो आपके लिए काफ़ी आसानी होगी। ये इज इक्वल्स टू से इस तरफ वाली वैल्यू भी कर लें और इसके बाद वाली वैल्यू भी कर लें, यानी पूरा ये टेबल जो चार्ट बना है ये आपको पूरा करना है। और अगर आप ये कर लेंगे तो आपके लिए सिंपल है, ये आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी अगर ये ऑब्जेक्टिव में आता है तो इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक, ये था आपका इस चैप्टर के अंदर यहाँ तक पेज नंबर 15 तक इम्पॉर्टेंट। अब आ जाते हैं आगे पेज नंबर 16। पेज नंबर 16 के ऊपर कुछ टेबल्स बने हैं और इन टेबल्स के अंदर भी कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कुछ चीज़ें नहीं हैं, लेकिन जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ और बाकी आप देख सकते हैं। जो चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट लगें आप वो कर लें या फिर आप सारा कर लें, ये आप पे डिपेंड करता है। मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ। ये देखें, यहाँ पर जो ये जो है ये सिंबल्स सिंपल हैं, ये आप याद कर सकते हैं। इनके सिंबल्स को एक मरतबा याद कर लें, इनके नेम्स को याद कर लें तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अगर ये आए बेसिक यूनिट्स का एसआई के तो ये आ सकता है और ये यूज़ होते हैं जिस तरह मैंने आपको बताया। और ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम वो पुराना था और एसआई बेस यूनिट्स जो हैं ये यूज़ होते हैं क्योंकि ये एसआई सिस्टम जो है ये लेटेस्ट है। सम मेजर लेंथ्स अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ इसके बारे में यहाँ पर गिवन है। इसके अंदर जो मेन है जो आ सकता है वो ये एंड के 4 हैं। ये आते हैं कि रेडियस ऑफ सन क्या है ये बताइए, रेडियस ऑफ अर्थ क्या है, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या है और इफेक्टिव रेडियस ऑफ अ प्रोटॉन, ये आ सकते हैं। ये 4 ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। फिर इसके अंदर एज ऑफ यूनिवर्स आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। लाइफ टाइम ऑफ अ प्रोटॉन इंपॉर्टेंट है और टाइम बिटवीन नॉर्मल हार्ट बीट्स इंपॉर्टेंट है और लाइफ टाइम ऑफ लीस्ट स्टेबल पार्टिकल्स ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन आ सकता है। फिर अगले टेबल की तरफ बढ़ते हैं तो इसके अंदर हमारे पास ये शुरू के 5 और ये एंड के 2 ये आ सकते हैं। ये मासेस के अंदर बताए हुए हैं कि प्रोटॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का मास, मून का मास, अर्थ का मास, सन का मास, गैलेक्सी का मास, नोन यूनिवर्स जो एस्टिमेट है उसका कितना मास है, ये सब यहाँ पर गिवन है, ये भी आ सकता है। तो ये हो गया आपके पास ये चार्ट जो है ऑब्जेक्टिव के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। जैसा कि हमने पहले फंडामेंटल यूनिट्स और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा, तो इसी तरह इस पेज के ऊपर पेज नंबर 17 पर हम पढ़ेंगे डिराइव यूनिट्स और डिराइव क्वांटिटीज़ के बारे में। और ये डेफिनेशन यहाँ पर इसकी मौजूद है आर कॉल्ड, इससे आपको पता चल जाएगा कि डेफिनेशन है ये यहाँ पर मौजूद है और इसको अगर आप कर लें तो अगर ये आती है तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो इस पैराग्राफ के अंदर भी एक डेफिनेशन मौजूद है। फिर बढ़ते हैं इस टेबल की तरफ। इस टेबल के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो सिंबल्स हैं, यूनिट्स हैं और यूनिट्स विथ सिंबल इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये दोनों चीज़ें अगर आपको आती होंगी तो आप ये आराम से कर सकेंगे। तो ये टेबल पूरा इम्पॉर्टेंट है और आप ये पूरा कर लेंगे तो अगर ये ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब इस पेज के ऊपर जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है इसकी मैं आपको एक डेफिनेशन बताता हूँ, आप वो लिख लीजिए और ये अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं इसके अंदर से भी। अगर आपको कोई मिले ऑब्जेक्टिव तो आपके लिए वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। और ये टेबल जो है इसके अंदर आपके लिए कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि ये दोनों कॉलम्स जो हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये इतना पोर्शन 10-12 तक आप कर लें अगर -1 से, ये इंपॉर्टेंट है। और 10-12 से लेकर 10-3 ये बीच में है, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, ये आप कर लें तो इन टेबल के अंदर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है और आपके लिए अगर आए तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन, लिख लीजिए। अ सिग्निफिकेंट फिगर इज़ वन विच इज़ नोन टू बी रीजनेबल एंड रिलायबल। तो ये आपकी हो गई डेफिनेशन। आप चाहें तो उसके अंदर से इसकी एग्जांपल भी ढूंढ कर लिख सकते हैं या फिर इससे बेहतर डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। और अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसकी कुछ सॉल्व एग्जांपल्स भी मौजूद हैं। ये देखें, जो चीज़ हमने पहले पढ़ी थी और जो चार्ट्स के अंदर पीछे गिवन था उनके अंदर से निकल कर सब चीज़ें मिलाकर यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स भी गिवन हैं। और अगर आप ये एग्जांपल्स भी करते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी पेपर्स के अंदर मार्क्स गेन करने में। ठीक, यहाँ पर ये 3 एग्जांपल्स गिवन हैं और ये नेक्स्ट पेज पर भी है एग्जांपल नंबर 4, ये भी इम्पॉर्टेंट है। आप एग्जांपल्स भी कर लें तो आपके लिए आसानी हो जाएगी।
अब बढ़ते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो हेडिंग है इसके ऊपर। इसके अंदर आपके पास 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, वर्नियर कैलिपर के बारे में और आगे स्क्रू गॉज के बारे में। एरर्स एंड इट्स करेक्शन ये आता है, लेकिन ये इस तरह से इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन जो मेन डेफिनेशन के हवाले से इम्पॉर्टेंट है वो आपके पास स्क्रू गॉज और वर्नियर कैलिपर्स हैं। अब आपने करना ये है कि आप इस पूरे पैराग्राफ को वर्नियर कैलिपर का पढ़ें और आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें इसके अंदर नज़र आएँ वो आप मार्क कर लें और उसकी डेफिनेशन बना लें, लिख लें उसको एक जगह पर, तो वो आपकी डेफिनेशन बन जाएगी वर्नियर कैलिपर के बारे में। याद रखिए इसके लीस्ट काउंट को आप लाजमी लिखिएगा, क्योंकि वो आपके पास डेफिनेशन के अंदर मेन चीज़ होगी और वो इम्पॉर्टेंट के तौर पर आपको मदद करेगा, आपके ऑब्जेक्टिव के अंदर भी आ सकता है। इसी तरह आपने स्क्रू गॉज के बारे में पढ़ना है और इसकी आपने डेफिनेशन बनानी है, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी अगर इसकी डेफिनेशन पेपर में आए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक स्टॉप वॉच पे। स्टॉप वॉच जो यहाँ पर ये डिफरेंट डेफिनेशन दी हुई हैं वो इम्पॉर्टेंट तो हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव के हवाले से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये सब चीज़ें और सब्जेक्टिव के हवाले से कम, क्योंकि सब्जेक्टिव में ये ज़्यादा तौर पर नहीं देखी गई कि ये डेफिनेशंस बनकर आए, लेकिन फिर भी आ सकती हैं, तो आपने ये लाजमी करनी है और पढ़कर इसके कुछ मार्क करके इसकी 4 से 5 लाइनों की या फिर 3 से 4 लाइनों की डेफिनेशंस तैयार करनी है। ये आपका काम है। ठीक, स्टॉप वॉच के बारे में मैंने आपको बताया कि आप इसको पढ़ लेंगे, इन सबको एक मरतबा पढ़ लें फिर मार्क कर लें, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी डेफिनेशन बनाने। सिंपल तरीका है, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि डेफिनेशन कहाँ से ढूंढें, कौन से नोट्स लें। कुछ ना करें, बुक पढ़ें एक मरतबा, हाइलाइटर लें, हाईलाइट करें, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अब बढ़ते हैं यहाँ पर एरर एंड एक्यूरेसी पर, तो इसकी डेफिनेशन भी यहाँ पर मौजूद है, पिछले चैप्टर के अंदर भी थी। अगर आपके लिए जो आपको आसान लगे आप वो याद कर लें। इसके अंदर भी एरर्स के बारे की टाइप्स के बारे में यहाँ पर गिवन है और जो आपको आसानी से याद हो जाए आप वो याद कर लें। लेकिन पिछले चैप्टर के अंदर एक्यूरेसी के बारे में शायद नहीं गिवन था, लेकिन इस चैप्टर के अंदर एक्यूरेसी के बारे में गिवन है, तो आप इसकी डेफिनेशन भी यहाँ से बना सकते हैं और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। फिर समरी जो है, समरी इसको एक मरतबा आप लाजमी देखें, क्योंकि बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि चैप्टर के अंदर कुछ सही डेफिनेशन नहीं मिल रही होती, स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, तो उनको समरी से हेल्प मिलती है। समरी के अंदर भी बेहतरीन डेफिनेशंस पाई जाती हैं, तो आप इनको करना चाहें तो आप इनको भी कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी है चैप्टर्स को सिलेबस को कवर अप करने में। सिर्फ आपने बुक को रीड करना है अच्छे तरीके से और ऑब्जेक्टिव्स को अच्छे तरीके से देखना है, बुक के पीछे जो है लिखे हुए इन सब को अच्छे तरीके से देखना है और हाइलाइटर से मार्क करना है जो आपके ख्याल में इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको। तो इस तरह क्या होगा, आपके लिए ऑब्जेक्टिव भी आपका कवर हो जाएगा और आपका सब्जेक्टिव भी कवर हो जाएगा और साथ साथ आप उसको याद कर लें, लर्न कर लें, लिख लें कहीं पर। तो इस तरह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मेरी इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको ये चीज़ें नहीं यूट्यूब पे मिलती तो आप मेरे फेसबुक पेज बदरुल आरफीन पे जाकर लाजमी देखिए, इंशाल्लाह आपको ये सब चीज़ें वहाँ पर ज़रूर मिलेंगी। और अपने दोस्तों तक ये वीडियोस को लाजमी पहुँचाएँ ताकि किसी दोस्त का आपके फ़ायदा हो और उसके सिलेबस कवर होने में आसानी हो। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।